अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर पढ़ा था, उसमें कोई इशू हुआ है तो डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा लास्ट लेक्चर ही था, वो बाद में हमने डिस्कशन स्टार्ट कर दी तो उसको कंप्लीट नहीं कर सके, उसकी कुछ स्लाइड्स रहती थी। स्लाइड्स तो नहीं, एक्चुअल में एक पॉइंट रह गया था जो हम डिस्कशन स्टार्ट होने की वजह से कंप्लीट नहीं कर सके, तो ये आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे। अगर इससे पहले अगर इसमें कोई मसला है तो वो बता दें प्रीवियस लेक्चर में। मैंने आपके माइक्स म्यूट किए हैं। आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। जस्ट उस केस में अनम्यूट करें जब आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो। डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है। लास्ट लेक्चर हमारा यहाँ पे खत्म हुआ था। हमने देखा कि एक्सपेरिमेंट जब कोई भी परफॉर्म करना है तो उस एक्सपेरिमेंट में कैसे आपने डिजाइन करना है। एक्सपेरिमेंट में कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। कौन सी बाकी हमने देखना है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे। इस काज और इफेक्ट रिलेशनशिप में हमने देखना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से क्या चीजें चेंज हो रही हैं, क्या इफेक्ट क्या चेंज हो रहा है। अगर ये हम उस केस में फाइंड आउट कर सकते हैं जब हम बाकी सारी चीजों को सेम रखें, कोई भी दूसरे फैक्टर्स इफेक्ट ना कर रहे हों, तो देन फाइंड आउट किया जा सकता है। उसी की कंटिन्यूटी में ये है, हमने देखना है कि एक एक्सपेरिमेंट जो होता है उसकी इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है, एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है और रिलायबिलिटी का क्या मीन होता है एक एक्सपेरिमेंट में। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको आगे भी अगर आप एमएस करते हैं या आपके जो भी रिसर्च होगी, जो अभी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होगा, इस सारी जगहों में आपको ये यूज होगा। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। आज ये सारा लेक्चर ही इम्पोर्टेंट था, इसको अच्छे से समझते हैं। इंटरनल वैलिडिटी का क्या मतलब है? Are the observed result actually caused by the changes in the independent variable? जो रिजल्ट्स आए हैं, जो कि आपने एक्सपेरिमेंट किया था, आपने एक हाइपोथेसिस डिजाइन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल क्लास में एग्जांपल ली थी, मैक का जो मेन्यू बार है वो फास्टर है एज कंपेयर टू विंडोज के मेन्यू बार के। ये एक हाइपोथेसिस है। देन हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। अगर मैं खुद से कह देती हूँ तो मेरी बात पे कोई भी बिलीव नहीं करेगा। मुझे उसको ये प्रूव उसको अगर मैं कह रही हूँ तो मुझे कोई प्रूफ देना होगा। मैंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसके रिजल्ट की बेस पे ये बात कह रही हूँ, मैं खुद से सपोज नहीं कर सकती। तो उसको प्रूव करने के लिए मैंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके मैंने रिजल्ट्स फाइंड आउट किए। अब मेरे एक्सपेरिमेंट्स की इंटरनल वैलिडिटी क्या होगी? एक्सपेरिमेंट जो है वो इंटरनली वैलिड होना चाहिए, एक्सटर्नली वैलिड होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए। अब इन तीनों टर्म्स का क्या मतलब है? इंटरनल वैलिडिटी का मतलब क्या है? आर द ऑब्जर्व्ड रिजल्ट एक्चुअली कास्ड बाय द चेंजेस इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो के रिजल्ट्स आए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा हाइपोथेसिस था मैक मेन्यू बार फास्टर है, मेरे रिजल्ट्स आके हैं, ठीक है, ये ट्रू बात है कि मैक का मेन्यू बार जो है फास्टर है। क्या जो रिजल्ट्स आए हैं, ये रिजल्ट्स आए हैं कि हाइपोथेसिस ट्रू हो गया, मीन मैक मेन्यू बार फास्टर है। क्या ये जो रिजल्ट्स आए हैं एक्चुअली कास्ड बाय द चेंजेस इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल? क्या ये एक्चुअली में इंडिपेंडेंट वेरिएबल की चेंज की वजह से थे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से थे? जो कि हम चेंज कर रहे थे, जिनकी वजह से हम इफेक्ट देख रहे थे। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से थे? मैक का मेन्यू बार और विंडो का मेन्यू बार। दो डिफरेंट मेन्यू बार हम चेंज कर रहे थे और हम इफेक्ट देख रहे थे कौन सा मेन्यू बार ज्यादा फास्टर है। हमने इफेक्ट देके कंक्लूड कर लिया कि मैक का मेन्यू बार फास्टर है,
हाँ, अब हम क्या इंटरनल एक एक्सपेरिमेंट इंटरनली वैलिड होना चाहिए। इस बात का ये मतलब है कि जो इफ रिजल्ट्स आते हैं वो रिजल्ट्स एक्चुअल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से होने चाहिए, ये ना हो कि वो किसी और रीजन की वजह से आए। जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल्स में हमने देखा था लास्ट क्लास में कि चेंजेस जो होती हैं वो किसी और वजह से भी हो सकती हैं। जैसे प्लांट की एग्जांपल थी, उसमें अगर मैं कंक्लूड कर देती हूँ, हाइपोथेसिस था कि फॉर एग्जांपल कोक से प्लांट की ग्रोथ ज्यादा होती है, और मैं कंक्लूड कर देती हूँ हाँ कोक की वजह से प्लांट की ग्रोथ ज्यादा होती है, और उसमें एक्चुअल में क्या ये जो रिजल्ट्स आए वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से एक्चुअल में जस्ट कोक की वजह से हो रहे थे, या हो सकता है कि वहां पे सन एक्सपोजर ज्यादा था, उस पौधे को मिल रहा था, उस पौधे को मट्टी ज्यादा फर्टिलाइजर्स थे उसमें, और उसके अलावा उसका पॉट साइज बड़ा था, या और कुछ वेरिएबल्स थे और कुछ चीजें थी जिसकी वजह से ये रिजल्ट्स आए कि उस पौधे की ग्रोथ ज्यादा हो गई, रेदर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि पेप्सी थी, जिस तो हमने कंक्लूड कर लिया कि पेप्सी की वजह से प्लांट की ग्रोथ ज्यादा हो रही है, हालांकि वो इस रीजन से नहीं था, वो किसी और रीजन की वजह से। ये वाली बात तो अगर ये केस होता है तो इस केस में मेरा एक्सपेरिमेंट इंटरनली वैलिड नहीं है। मैं एक बात, एक रिसर्च, एक प्रूफ दे रही हूँ, मैं एक बात अगर कर रही हूँ कि ये इंटरनली ये चीज एग्जिस्ट करती है, तो मुझे एक वैलिड एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, एक वैलिड एक्सपेरिमेंट की बेस पे। फॉर एग्जाम्पल आपने रिजल्ट निकाली है, एक तो सपोज करें आपकी बात पे कोई बिलीव, सिंपल मैं अगर वो कर देती हूँ कि मैक का मेन्यू बार जो होता है वो फास्टर होता है, तो मेरी बात पे कोई बिलीव नहीं करेगा मुझे। उसके लिए मुझे एक वैलिड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके रिजल्ट लेने हैं। अब अगर मैंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके रिजल्ट फाइंड आउट कर लिए हैं, तो देन मेरे एक्सपेरिमेंट पे भी पॉइंट आउट किया जा सकता है। जैसे आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होगा, आप अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में रिजल्ट्स निकालोगे कुछ, अब वो रिजल्ट्स आपने कैसे फाइंड आउट किए आपसे पूछा जाएगा। अब वो रिजल्ट्स अगर आप कहते हो कि आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, आपने फील्ड स्टडी की, या आपने सर्वे किया, या किसी भी वे में आपने जिस वे में भी रिजल्ट्स फाइंड आउट किए, अब मैं उस वे पे पॉइंट आउट कर सकती हूँ कि वो तो आपका वे जो था वो इंटरनली वैलिड ही नहीं था। ये रिजल्ट्स जो है वो एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि आपका एक्सपेरिमेंट जो है वो ना तो इंटरनली वैलिड था, ना एक्सटर्नली वैलिड था, या रिलायबल नहीं था। अब इंटरनल वैलिड के केस में क्या होता है कि जो आपके रिजल्ट्स हैं वो किसी और वेरिएबल की वजह से इफेक्ट ना हो रहे हों, बल्कि वो सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इफेक्ट को शो कर रहे हो। इसके हम आगे एग्जांपल देख लेते हैं। जस्ट इस स्लाइड पे अभी समझ ले कि इन तीनों में होता क्या है। एक्सटर्नली वैलिड का क्या मतलब है? कैन द ऑब्जर्व रिजल्ट्स बी जनरलाइज्ड टू द आउटसाइड वर्ल्ड? इंटरनल वैलिड का में हमने कहा कि जो रिजल्ट्स आए हैं वो एक्चुअल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल की चेंज की वजह से हो रहे हैं। जैसे कि प्लांट वाली एग्जांपल में पेप्सी के चेंज होने की वजह से ग्रोथ चेंज हो रही है, जो कोई और चीज है जैसे सन एक्सपोजर है, पोर्ट साइज है, फर्टिलाइजर्स है, उनकी वजह से तो नहीं हो रही, एक्चुअल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने की वजह से हो रही है। अगर एक्चुअल में हो रही है तो ये इंटरनल वैलिड है, अगर किसी कोई और फैक्टर्स भी इन्वॉल्व है तो वो मेरा एक्सपेरिमेंट इंटरनली वैलिड नहीं है। एक्सटर्नल वैलिड के केस में क्या होता है? जो रिजल्ट्स आपके एक्सपेरिमेंट से आए हैं, अब एक्सपेरिमेंट फॉर एग्जांपल मैंने 40 यूजर्स को बुलाया, 20 को मैंने मैक का वाला यूज करवा के देख लिया, 20 यूजर से मैंने कोई और सिस्टम यूज करवा के देख लिया, और 40 पीपल पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके मैंने रिजल्ट फाइंड आउट कर लिए। या आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, आपने 20 लोगों पे, अपनी क्लास के स्टूडेंट्स पे फॉर एग्जांपल आपने 20 स्टूडेंट अपने साथ वाले लोगों को लिया, आपने उन पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उनसे अपनी एप्लीकेशन जो भी आपने बनवाया है वो यूज करके आपने रिजल्ट फाइंड आउट कर दिए, तो क्या वो एक्सटर्नली वैलिड है? उस केस में मैं पॉइंट आउट कर सकती हूँ कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो एक्सटर्नली वैलिड नहीं है, क्योंकि आपने जो यूजर का सैंपल लिया है वो सैंपल रॉन्ग है। आपने सिर्फ उन रिजल्ट्स को मैं जनरलाइज नहीं कर सकती, मैं वो बात, जैसे आपकी क्लास के अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होता है, आप अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट अपने साथ वाले कुछ लोगों से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके उसके रिजल्ट ले लेते हो, तो हो सकता है कि वो सेम कैटेगरी से बिलोंग करने वाले लोग थे, सेम पॉपुलेशन थी आउटसाइड दी वर्ल्ड। अगर पूरी, क्या मैं वो बात जो इन चंद लोगों ने कही है वो जनरलाइज करके कह सकती हूँ कि पूरी वर्ल्ड का ये व्यू पॉइंट होगा? या ये एक एप्लीकेशन अब वो सेम एज के ग्रुप के, सेम यूनिवर्सिटी से बिलोंग करने वाले सेम स्टूडेंट
थे, उनका माइंडसेट सेम था, क्या आपने यूजर इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता, आपने जो यूजर ग्रुप लेना होता है वो डिफरेंट कम्युनिटीज में से लेना होता है ताकि आप अपने रिजल्ट्स को जनरलाइज कर मैक्सिमम हद तक जनरलाइज कर सके। एक्सटर्नली वैलिड का मतलब ये है कि जो आपके रिजल्ट्स आए हैं वो जनरलाइज किए जा सकते हैं आउटसाइड दी वर्ल्ड। ये डिपेंड करता है आपका यूजर के सैंपल पे, जो आपने यूजर का सैंपल लिया है। रिलायबिलिटी का क्या मतलब होता है? will repeating the experiment yield the similar results। अब मोस्ट ये आपके केस में होता है, आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, आपने कुछ रिजल्ट्स जनरेट किए हैं, आपकी आउटपुट आई है। अब जब आपका रन होने लगता है सिस्टम, जब आपकी प्रेजेंटेशंस होती हैं, आपके डिफेंस के टाइम पे आपका सिस्टम आपका चलता ही नहीं है। आप कहते हो इस टाइम पे वो रिजल्ट नहीं आ रहा, या तो आपका सिस्टम चल नहीं हो रहा होता है या आपका रिजल्ट नहीं प्रूव हो रहा होता है, जो उस टाइम पे रिजल्ट्स आए थे अभी नहीं आ रहे, तो वो आपका एक्सपेरिमेंट रिलायबल नहीं होता। विल रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट यील्ड द सिमिलर रिजल्ट्स। क्या इस एक्सपेरिमेंट को जो आपने, फॉर एग्जांपल आपने कहा है मेरी ऐप की एक्यूरेसी जो है वो 98% है, तो क्या इस एक्सपेरिमेंट को आपने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके आपने उसकी बेस पे ये स्टैटिस्टिक फाइंड आउट किए हैं, क्या उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया जाए तो सेम रिजल्ट्स आएंगे? अगर उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने से सेम रिजल्ट नहीं आते तो आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो रिलायबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या बात हुई, सबसे पहले कि हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाने के बाद हमारे क्या करते हैं उसको इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल फाइंड आउट करते हैं, और कुछ कंपाउंडिंग वेरिएबल होते हैं जो इफेक्ट कर रहे होते हैं, जिनको चेंज नहीं करना होता, जिनको हम सेम रखते हैं। जो अब हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या हो रहा है। उसमें आप क्या करते हो, एक्सपेरिमेंट में कुछ टास्क डिफाइन कर लेते हो, इम्प्लीमेंटेशन आपने कहाँ करवानी है, यूजर कौन से लेने हैं जिनसे आपने एक्सपेरिमेंट जिन पे परफॉर्म करना है, और उसके अलावा आपने मेजर क्या करना है, जैसे टाइम मेजर करना है या एरर रेट मेजर करना है, क्या चीजें मेजर करनी है, वो आपने सारी चीजें डिफाइन कर ली होती हैं एक एक्सपेरिमेंट में। देन उसके बाद आपका एक्सपेरिमेंट, आपके रिजल्ट्स आ गए हैं। अब रिजल्ट्स जो है, आपका एक्सपेरिमेंट इंटरनली वैलिड होना चाहिए, एक्सटर्नली वैलिड होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। इंटरनली वैलिड का क्या मतलब है, जो रिजल्ट्स आए हैं क्या वो एक्चुअल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल की चेंज होने की वजह से हैं, कोई दूसरे फैक्टर्स तो इफेक्ट नहीं कर रहे, दूसरे फैक्टर्स की वजह से तो नहीं ये रिजल्ट आ गए। तो हम एक रॉन्ग बात को प्रमोट नहीं कर सकते, हम रॉन्ग रिसर्च को पब्लिश नहीं कर सकते कि ये एक रॉन्ग बात किसी और चीज की वजह से चेंज हुआ है और हम उसे यहाँ पे एसोसिएट कर देते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से ये चेंज आया है। एक्सटर्नली वैलिड का क्या मतलब है, क्या जो आपके रिजल्ट्स आए हैं उनको हम जनरलाइज कर सकते हैं, जो आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, आपका यूजर जो था, जो आपका सैंपल था, वो आपने वर्सटाइल डिफरेंट कम्युनिटीज से, डिफरेंट एज ग्रुप से, डिफरेंट जेंडर से, डिफरेंट लोगों से लिया हुआ है, क्या जो रिजल्ट्स थे वो हम जनरलाइज कर सकते हैं, किस हद तक जनरलाइज कर सकते हैं? रिलायबिलिटी, क्या जो रिजल्ट्स आपके एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद आए हैं, क्या आप रिपीट कर सकते हो? अगर आप एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हो तो सेम रिजल्ट्स आएंगे, ये ना हो कि नेक्स्ट टाइम आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो आपके रिजल्ट्स ही चेंज हो जाए। अगर चेंज हो जाए तो वो रिलायबल नहीं होगा। वन बाय वन हम इन तीनों को देखते हैं। इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है, हम एग्जांपल से देखते हैं। Should we test Mac menu on Mac and window menu bar on the window machine? लास्ट लेक्चर में हम जो एग्जांपल हमने स्टार्ट की थी कि मैक का मेन्यू बार जो है वो फास्टर है, वो टॉप पे होता है मैक का मेन्यू बार, और जो विंडोज का मेन्यू बार होता है वो थोड़ा सा नीचे होता है। अब मैं कह रही हूँ कि जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हम मैक का जो मेन्यू बार है वो मैक के ही सिस्टम पे टेस्ट करेंगे, और विंडोज का मेन्यू बार विंडोज के सिस्टम पे टेस्ट करेंगे। तो क्या ये एक इंटरनली वैलिड एक्सपेरिमेंट होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जो रिजल्ट्स आएंगे वो कुछ और रीजंस की वजह से हो सकते हैं। आप मैक के यूजर, आप मैक का करेंगे तो मैक के यूजर सिस्टम फास्ट हो सकता है, इसके अलावा मैक के यूजर्स वो यूज टू होंगे, या विंडो का सिस्टम स्लो हो सकता है, और बहुत से रीजंस हो सकती हैं। तो हम सेम सिस्टम पे यूज अगर करेंगे तो वो एक्सपेरिमेंट इंटरनली वैलिड नहीं होगा।
रिजल्ट्स कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ अदर फैक्टर्स, वो फैक्टर्स जो जैसे मैंने आपको प्रीवियस डिफरेंट एग्जांपल्स दी हैं, तो उन फैक्टर्स डिफरेंट और फैक्टर्स की वजह से रिजल्ट्स हो सकते हैं। ये एक इंटरनली वैलिड नहीं एक्सपेरिमेंट नहीं है। कंफाउंडिंग वेरिएबल क्या होते हैं? when an uncontrolled variable has a systematic effect on the results। अब हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं दूसरे वेरिएबल्स के इफेक्ट को मिनिमाइज करने की, ताकि जो हमारा रिजल्ट होता है, जो काज और इफेक्ट का रिलेशन हम देख रहे हैं, वो हमारा रिजल्ट जो होता है वो एक्चुअल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की चेंज होने की वजह से शो हो रहा हो। लेकिन कुछ हद तक हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं उसे मिनिमाइज करने की, लेकिन फिर भी कुछ उसमें इफेक्ट्स रह जाते हैं। कंफाउंडिंग वेरिएबल क्या होते हैं? वो अनकंट्रोल्ड वेरिएबल्स होते हैं जो उनका इफेक्ट होता है रिजल्ट पे। वी हैव टू मिनिमाइज द अनकंट्रोल्ड वेरिएबल्स। एक्सपेरिमेंट हमें अनकंट्रोल्ड वेरिएबल को मिनिमाइज करना होता है। जैसे एक्सपेरिमेंट सेम रूम में करवा लिया, अगर आप एक्सपेरिमेंट दो डिफरेंट रूम में करवा रहे हैं, हो सकता है रूम का एनवायरनमेंट डिफरेंट हो, तो उसकी वजह से भी कोई ना इफेक्ट आ सकता है। लाइटनिंग डिफरेंट है तो वो भी इफेक्ट आ सकता है। सिस्टम जो आप यूज कर रहे हैं हार्डवेयर, वो एक हार्डवेयर स्लो हो सकती है, एक फास्ट हो सकती है, वो डिफरेंट हो सकता है। सेम टाइम ऑफ द डे आप एक मॉर्निंग में करवा रहे हैं और एक इवनिंग में आके, मॉर्निंग वाला फ्रेश टाइम था, उस टाइम पे वो ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे थे, इवनिंग में आके वो सही परफॉर्म नहीं कर रहे। तो ये सारी चीजें दूसरे फैक्टर की वजह से इफेक्ट आ सकता है रिजल्ट्स पे। हमें ये सारे फैक्टर्स को मिनिमाइज करके देखना होता है कि जो इफेक्ट है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज करने की वजह से आया है। तो ये इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम सेम रूम, सेम लाइटिंग, सेम मशीन, सेम टाइम ऑफ द डे, हर चीज को सेम करने की कोशिश करते हैं ताकि बाकी सारा इफेक्ट जो वो मिनिमाइज हो सके। हम दूसरी सारी चीज को कह रहे हैं कंफाउंडिंग वेरिएबल। काज और इफेक्ट रिलेशनशिप देख रहे हैं। काज क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जांपल मैक मेन्यू बार और विंडोज मेन्यू बार। इफेक्ट कौन सा फास्टर है? फास्टर डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि इस पे डिपेंड कर रहा है। अब जैसे प्लांट की एग्जांपल थी, उसमें काज क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। काज क्या चीज है? पेप्सी लिक्विड जो दिया जा रहा है, पेप्सी मिल्क या फिर आप जूस से प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि प्लांट को लिक्विड दे रहे हैं, कास। और वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? इफेक्ट, आउटपुट जो जो हम मेजर कर रहे हैं, हम देख रहे हैं ग्रोथ ऑफ प्लांट, तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का फर्क आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। हमने देखना है कि काज और इफेक्ट रिलेशनशिप हम देख रहे हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप को देख रहे हैं। वो रिलेशन जो होता है, उस वो रिजल्ट्स जो होते हैं, वो डिफरेंट वेरिएबल की वजह से चेंज हो सकते हैं। जो दूसरे सारे फैक्टर्स होते हैं उनको हम कंफाउंडिंग वेरिएबल कहते हैं, और उनको हमने मिनिमाइज करने की कोशिश करना होती है। हम ये यहाँ पे इफेक्ट करते हैं, यहाँ पे इफेक्ट कर सकते हैं, हम कोशिश करते हैं कि इनका इफेक्ट मिनिमाइज हो ताकि जो रिजल्ट्स आए वो एक्चुअल में ये रिजल्ट, ये काज और इफेक्ट के रिलेशन को वो डिपिक्ट कर रहे हो, रादर देन कि वो दूसरे फैक्टर्स की वजह से हो जाए। अच्छा, इसकी मैं कंफाउंडिंग वेरिएबल की एक और आपको एग्जांपल बताती हूँ। डज ईटिंग आइसक्रीम मेक यू मोर प्रोन टू ड्रोइंग? आइसक्रीम खाने से डूबने के चांसेस क्या ज्यादा हो जाते हैं? क्या कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है ऐसा? फॉर एग्जाम्पल एक बात कर रहे हैं जर्नल सी, क्या आइसक्रीम खाने से डूबने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं? अब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे देखें, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कंजम्पशन ऑफ आइसक्रीम लिखी हुई है और वाई एक्सिस पे डेथ रेट, ड्रोविंग डेथ लिखी हुई है, डूबने से जो डेथ हुई है। अब जब ड्रा किया गया आइसक्रीम की कंजम्पशन को और डेथ, ड्रोविंग डेथ को, तो उनके दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन पाया जाता है। मींस जब जैसे आइसक्रीम की कंजम्पशन ज्यादा होती जाती है, डेथ रेट भी ज्यादा होते जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हम ये, अब इनके दरमियान डायरेक्टली रिलेशन है, जैसे आइसक्रीम की कंजम्पशन ज्यादा होती है, डूबने से डेथ रेट जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। तो क्या हम ये कंक्लूड इधर से कर सकते हैं
कि आइसक्रीम खाने से डेथ जो है वो इंसान डूब जाता है। क्या हम ये कर सकते हैं? यहाँ पे नजर तो ये आ रहा है। अब मैं बार बार अब यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट जो है ये यहाँ पे इंटरनल वैलिडिटी नहीं है। यहाँ पे जो इफेक्ट है, जो सामने चीज नजर आ रही है, उसके बिहाइंड जो दूसरे फैक्टर्स थे, जो कंफाउंडिंग वेरिएबल है, उनके इफेक्ट की वजह से ये चीज शो हो रही है। अब अगर आप बाकी सारी चीजों को मिनिमाइज नहीं करते तो हमारे रिजल्ट जो होते हैं वो रियलिटी को डिपिक्ट नहीं कर रहे होते। ये एग्जांपल दिखाने का मतलब इसलिए मैंने आपको शो करवाई है। अब यहाँ पे क्या होता है एक्चुअल में, आइसक्रीम लाइक समर में ज्यादा आइसक्रीम कंज्यूम होती है, और जो स्विमिंग होती है वो भी समर में ज्यादा होती है। विंटर में तो कोई स्विमिंग करने नहीं जा रहा होता, समर में स्विमिंग करने आप लोग ज्यादा जा रहे होते हैं, और समर में आइसक्रीम भी ज्यादा कंज्यूम हो रही होती है। तो हो सकता है इस वजह से जब स्विमिंग ज्यादा करेंगे तो वो डेथ स्विमिंग की वजह से हो सकती है। कुछ डेथ हो गई, बच्चे किस जगह पे डूब गए हैं, बहुत सी न्यूज आ रही होती है कि कुछ बच्चे वहां पे डूब गए हैं स्विमिंग करते हुए। और जो आइसक्रीम की कंजम्पशन होती है वो भी समर में ज्यादा होती है। तो इसको अब किसी और रीजन की वजह से ये रिलेशन शो हो रहा है, लेकिन हम इसको डिपीट ऐसे नहीं कर सकते कि ये कंजम्पशन ऑफ आइसक्रीम की वजह से इंसान डूब जाता है। अगर हम इस चीज को नहीं समझेंगे कंफाउंडिंग वेरिएबल को, अब यहाँ पे दूसरे फैक्टर इन्वॉल्व थे। हमने काज और इफेक्ट का रिलेशन देखना है, और हमने फाइंड आउट करना है कि रियलिटी में क्या एग्जिस्ट करता है। वो रिजल्ट्स जो आएंगे वो हो सकता है कि वो इस वेरिएबल की वजह से ना हो, बल्कि और डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से हो। अब हमने इन और फैक्टर्स को मिनिमाइज करके एक्चुअल में इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है वो फाइंड आउट करना होता है। यहाँ पे देखें, आइसक्रीम कंजम्पशन और ड्रॉपिंग का हमने डायरेक्ट रिलेशनशिप देखना था, तो वो डायरेक्ट रिलेशनशिप देखा आपका, वो शो हो रहा है कि हाँ आइसक्रीम ज्यादा होने से ड्राइविंग भी ज्यादा होती है। लेकिन अब ये रिलेशन जो था वो इस वजह से नहीं था, वो कुछ और वेरिएबल की वजह से था। समर में जो है वो आइसक्रीम भी ज्यादा कंज्यूम होती है, और समर में स्विमिंग भी ज्यादा की जाती है, जिसकी वजह से ड्रोविंग हो सकती है। तो वो ये किसी और फैक्टर के कंफाउंडिंग वेरिएबल की वजह से शो हो रहा था। अच्छा, कोक वर्सेस पेप्सी, एक एक्सपेरिमेंट हुआ। इंटरनली इनवैलिड, इंटरनल वैलिड का मैंने आपको क्या बताया, क्या होता है इंटरनल वैलिड एक्सपेरिमेंट? जिसमें जो रिजल्ट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज की वजह से आ रहे होते हैं, रेदर देन दूसरे सारे वेरिएबल जो कंफाउंडिंग वेरिएबल है उनका इफेक्ट नहीं होता, उनको मिनिमाइज किया होता है। जो रिजल्ट्स होते हैं वो रियलिटी को डिपिक्ट कर रहे होते हैं, जस्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने की वजह से शो हो रहे होते हैं। अब एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ, जो कि अब मैं बताती हूँ कि ये यहाँ पे इंटरनल वैलिड इनवैलिड एक्सपेरिमेंट किया है। मैम थोड़ा साहित्य बोल रहे ठीक है, पेप्सी और ने चैलेंज किया कि पेप्सी ज्यादा बेटर होती है। एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जैसे 50 लोगों को बुलाया गया एक हॉल में, सबके सामने एक दो दो ग्लास पड़े हुए हैं, दो ग्लास में एक में पेप्सी एक में आपने कोक रखी हुई है। आपको शो नहीं हो रहा कौन सी पेप्सी है कौन सी कोक है, ग्लासेस में पड़ी हुई है कोक और पेप्सी। 50 लोग हैं और हर बंदे के सामने दो दो ग्लास हैं, एक में पेप्सी है और एक में कोक है। हर सिप टेस्ट परफॉर्म किया गया। सिप टेस्ट मतलब हर पर्सन ने एक एक सिप लेना है हर ग्लास में से। आपने दोनों ग्लास में से एक सिप लिया, एक सिप आपने पेप्सी में से लिया, एक सिप कोक में से लिया। तो जब एक सिप लिया गया तो उसमें उन लोगों ने, आपने बताना है कौन सा ज्यादा, किसका टेस्ट बेटर है। ये एक एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में रियल में परफॉर्म किया गया था। तो आपके सामने दो ग्लास पड़े हुए हैं, आपने दोनों में से एक एक सिप लिया और बताना है कौन सा आपको टेस्ट बेटर लगा हुआ है। तो यूजर आते जा रहे हैं, वो दोनों ग्लास में से एक एक सिप ले रहे हैं और सिप लेके वो बता देते हैं कि कौन सा उसे ग्लास बेटर लगा है, और आपके सामने शो नहीं हो रहा कौन सी पेप्सी है कौन सी कोक है। तो ये सिप टेस्ट में पेप्सी जीत गई, मींस लोगों ने पेप्सी को ज्यादा लाइक किया। इसका क्या था? It was, however, shown that in one sip people liked Pepsi, but on gross level, Coke was preferred. जब
क्यों सिप के लेवल पे जब एक सिप लिया जाता है तो पेप्सी का टेस्ट लोगों को बेटर लगा, लेकिन जब कंप्लीट ग्लास जो है वो लिया जाता है तो वो कोक ज्यादा बेटर, लोग प्रेफर करते हैं कोक लेना। पेप्सी जो होती है उस स्वीटर, इसमें शुगर थोड़ी ज्यादा होती है, ये थोड़ी ज्यादा मीठी होती है। अब ये सिप टेस्ट परफॉर्म किया गया पेप्सी की तरफ से। पेप्सी वालों ने सिप टेस्ट परफॉर्म किया जिसमें उन्होंने जस्ट एक एक सिप लेने के लिए यूजर को कहा गया और उसके उसकी बेस पे उन्होंने रिजल्ट फाइंड आउट कर लिए कि जो पेप्सी है वो लोग ज्यादा लाइक करते हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट था ये इंटरनली इनवैलिड है। इंटरनली इनवैलिड कैसे है? जैसे उन्होंने अब फर्स्ट सिप में उन्हें अच्छा लगा है, लेकिन यहाँ पे इन्वॉल्व क्या चीज थी, जब ग्लास कंप्लीट लेते हैं तो वो कंप्लीट ग्लास जो था वो कोक का ज्यादा प्रेफर किया जाता है। ये जो फर्स्ट सिप में तो स्वीट ज्यादा स्वीट जो होती है वो भी ठीक लग जाती है, लेकिन जब कंप्लीट उसे लिया जाता है तो वो प्रेफर नहीं किया जाता। इस एक्सपेरिमेंट की डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जहाँ पे आप स्लाइड पे जाके क्लिक करेंगे तो एक लिंक ओपन हो जाएगा जिसमें आपको इस एक्सपेरिमेंट की डिटेल मिल जाएगी, ये कब हुआ था, कैसे परफॉर्म हुआ था। एक्सटर्नल वैलिडिटी, इंटरनल वैलिडिटी की मैंने आपको एग्जांपल दे दी, इंटरनली वैलिड क्या होता है या इंटरनली इनवैलिड क्या होता है। एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या है? हाउ मच योर रिजल्ट्स विल रिफ्लेक्ट द रियलिटी आउटसाइड द लैब। अब लैब में आपने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, लैब से बाहर आपके रिजल्ट्स जो आपने यूजर्स पे कर लिया, जैसे आपने अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को अपने साथ वाले 5 लोगों पे परफॉर्म करवा लिया और 5 लोगों के रिजल्ट्स की बेस पे आपने कह दिया कि मेरा तो रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। क्या वो एक्सटर्नली वैलिड है रिजल्ट्स? क्या उन्हें जनरलाइज कर सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं उन रिजल्ट्स की बेस पे कि पूरी वर्ल्ड में बाकी सब लोगों से अगर परफॉर्म करवाए जाए तो यही रिजल्ट्स आएंगे? If your experiment has any one of the following, then it would no longer be externally valid. अगर इसमें से कोई भी एग्जिस्ट करेगा तो वो externally valid नहीं होगा। Your test users are all young. For example, आपने सारे यंग यूजर्स ले लिए, सारे इंटेलिजेंट लोग ले लिए, सारे ओल्ड पीपल ले लिए, सारे एक्सपर्ट यूजर ले लिए। अगर आपका सैंपल जो होता है डिफरेंट वर्सटाइल सैंपल नहीं लिया आपने, जैसे आपने मैंने आपसे कहा कि आपने सारी अपनी क्लास के साथ वाले लोगों को ले लिया, वो सेम लेवल के लोग थे, सेम एज ग्रुप के, सेम क्लास में पढ़ते हैं, सेम मेंटेलिटी के, सारी चीजें आपने सेम लोगों उन पे टेस्ट कर परफॉर्म करवा के देख लिया, तो आपका एक्सपेरिमेंट जो है वो एक्सटर्नल वैलिड नहीं है। हम आउटसाइड द वर्ल्ड उसे नहीं सेम रिजल्ट परफॉर्म करवा सकते। अगर आपके टेस्ट यूजर जो हैं आपने सारे यंग सब इंटेलिजेंट या सेम ग्रुप में से ले लिए, सारे ओल्ड ले लिए, वो भी एक्सटर्नली वैलिड नहीं है। सब एक्सपर्ट यूजर ले लिए, वो भी एक्सटर्नली वैलिड। आपने डिफरेंट ग्रुप्स डिफरेंट कम्युनिटीज में से सिंगल सिंगल यूजर्स को लेना होता है ताकि आपके रिजल्ट्स जो हैं वो टोटल पूरी पॉपुलेशन को डिपिक्ट कर रहे हो। इफ योर इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रियल सिस्टम, अगर आपकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो रियल सिस्टम से बहुत, जैसे मैंने इम्प्लीमेंटेशन की बात की थी, जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हम यूजर सेलेक्ट करते हैं इम्प्लीमेंटेशन। जैसे मैंने कहा था कि अगर मैक का सिस्टम है तो मैक के मेन्यू बार को मैक के सिस्टम पे और विंडोज के मेन्यू बार को विंडोज के सिस्टम पे यूज करने की बजाय हम क्या करते हैं, हम एक टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन का सॉफ्टवेयर, टेस्ट सॉफ्टवेयर, डमी सॉफ्टवेयर बना लेते हैं जिनपे हम एक में मेन्यू बार जो है टॉप पे दे देते हैं और एक पे थोड़ा सा स्लाइटली लो, जैसे वो y इज इक्वल टू 16 पिक्सल मैंने बात की थी, तो हम थोड़ा सा उसे नीचे ले आते हैं, वो क्योंकि विंडो वाला नीचे होता है तो उससे टेस्ट कर लेते हैं। तो जो आपकी इम्प्लीमेंटेशन आपने परफॉर्म करवाई है, जो आपने इम्प्लीमेंटेशन बनाई है अपने एक्सपेरिमेंट को, ये हम क्यों कर रहे थे? हम कंपाउंडिंग वेरिएबल को मिनिमाइज करने के लिए कर रहे थे, जो डमी इम्प्लीमेंटेशन बना रहे थे। हम रियल सिस्टम पे इम्प्लीमेंटेशन करवा सकते थे, लेकिन उस केस में हमारा जो एक्सपेरिमेंट था वो
अब जो आपने डमी सिस्टम पे टेस्टिंग करवाई है, वो डमी सिस्टम जो है वो रियल सिस्टम से बहुत डिफरेंट तो नहीं कर दिया। अगर बहुत डिफरेंट हुआ है तो उस केस में भी जहाँ आपके जो यूजर जो है वो वर्सटाइल नहीं है, आपने सेम ग्रुप ऑफ यूजर्स ले लिए हैं, तो वो आपके उस केस में जो आपके रिजल्ट्स होंगे वो एक्सटर्नली वैलिड नहीं होंगे। मींस वो लैब में जो एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म किया उससे जो आउटपुट आई वो आप उस रिजल्ट्स को जनरलाइज नहीं कर सकते ओवरऑल पॉपुलेशन के लिए। इसको एक्सटर्नल वैलिडिटी को हम जनरलाइजेबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं। यहाँ पे एक्सटर्नल वैलिडिटी इंटरनल वैलिडिटी पे बात हुई है। आप यहाँ ये एक छोटा सा पैराग्राफ था, मैंने स्लाइड में ऐड कर दिया, इसको आप रीड कर लें। When we conduct experiment, our goal is to demonstrate cause and effect relationship between the independent and dependent variable. जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हमारा क्या मकसद होता है, हम काज और इफेक्ट का रिलेशनशिप देख रहे होते हैं। जो काज की वजह से इफेक्ट आना चाहिए, कोई और कंफाउंडिंग वेरिएबल की वजह से नहीं आना चाहिए। अगर कंफाउंडिंग वेरिएबल की वजह से होता है तो उसको हम इंटरनल वैलिडिटी कहते हैं, और अगर हमारे रिजल्ट्स जो होता है वो जस्ट हम टिपिकल यूजर्स एक टाइप के यूजर पे परफॉर्म कर लेते हैं और हम उसको जनरलाइज नहीं कर सकते, तो वो एक्सटर्नल वैलिड इनवैलिड होता है। तो ये वो सारी बातें अभी तक जो मैंने की हैं वो इस पैराग्राफ में लिखी होंगी, आपने ये रीड कर लेना है। अच्छा, ये रिलायबिलिटी देख लें, फिर उसके बाद मैं आपकी क्वेश्चनिंग लेती हूँ। रिलायबिलिटी क्या इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल रिपीटेबल। क्या जो रिजल्ट्स आए हैं, जैसे आप अभी कुछ रिजल्ट्स आप अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में कुछ एक्सपेरिमेंट करोगे, रिजल्ट फाइंड आउट करोगे, रिजल्ट्स लेके आओगे, तो मैं पूछूंगी कि आप वो रिजल्ट्स को हम रिपीट कर सकते हैं, क्या आप दोबारा वही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें तो सेम रिजल्ट्स आएंगे। अगर सेम रिजल्ट नहीं आते तो वो रिलायबल नहीं है। इफ वी रेन the experiments again, if our experiment involve only one trial, clicking the menu bar just once, अगर एक दफा क्लिक करके आपने रिजल्ट्स फाइंड आउट कर दिए हैं तो हो सकता है अगली दफा कोई और रिजल्ट्स आए, अगली दफा कोई और रिजल्ट्स आए। तो अगर आपने सिर्फ एक दफा के क्लिक करने की बेस पे आपने रिजल्ट फाइंड आउट करे हैं तो आपका एक्सपेरिमेंट रिलायबल नहीं होगा। आपको इस केस में क्या करना चाहिए, फॉर एग्जांपल मैंने 100 दफा क्लिक करके देन उनकी आप एवरेज ले लें, तो वो आपका रिलायबल एक्सपेरिमेंट होता है। इसकी एक एग्जांपल, चलिए पहले मैं आपके क्वेश्चन ऐड कर लेती हूँ। जी पूछें। हु इज रेजिंग हैंड। किसी को, मुजीब को क्वेश्चन पूछना था, किसको क्वेश्चन पूछना है? उस्मान। मुजीब, उस्मान, आप में से किसी को क्वेश्चन पूछना है? आप हैंड रेज कर रहे नो हैं। मैम, मुझे क्वेश्चन पूछना था लेकिन क्लियर हो गया मैम, मुझे नहीं पूछना। उस्मान। मैम वो गलती से हैंड ऊपर हो गया था। ओके। अब हमने देखा कि एक्सपेरिमेंट को हमारा जो है वो इंटरनली वैलिड होना चाहिए, एक्सटर्नली वैलिड होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए। इंटरनल वैलिड का क्या मतलब है, कंफाउंडिंग वेरिएबल की वजह से रिजल्ट नहीं आने चाहिए। एक्सटर्नल वेरिएबल वैलिड का क्या मतलब है, जो आपने यूजर से टेस्ट करवाया है वो यूजर आप डिफरेंट कम्युनिटीज में, डिफरेंट बैकग्राउंड के, डिफरेंट एज ग्रुप्स के, डिफरेंट जेंडर के लें, ताकि जो आपके रिजल्ट्स हैं वो जनरलाइज ज्यादा हद मैक्सिमम हद तक जनरलाइज हो सके। और रिलायबल का क्या मतलब है कि आपके जो रिजल्ट्स आपने एक दफा परफॉर्म किया है, आपके रिजल्ट्स रिपीट हो सकते हो। अगर वो सेम एक्सपेरिमेंट दोबारा परफॉर्म किया जाए, वो रिपीटिंग रिजल्ट्स जो हैं वो आ सकते हैं। उस केस में हम क्या करते हैं, हम एक दफा एक्सपेरिमेंट करके उसकी रिजल्ट उसकी बेस पे रिजल्ट्स नहीं लिख देते, हम क्या करते हैं इसको बार बार परफॉर्म करते हैं और जो एवरेज आता है उसको मेंशन करते हैं कि हमारी ये आउटपुट आई है। तो एवरेज जो रिजल्ट्स आते हैं वो अगर आप रिपीट करेंगे तो वो आप रिलायबिलिटी ऐड कर लेते हैं। एक एग्जांपल है, example to explain internal validity, external validity and reliability. Two boxes of M&M type candies. candies हैं कोई भी A और B, दो कंपनीज हैं,
जैसे कैंडीज के पैक होते हैं, M&M जो होते हैं उनसे कैंडीज के पैक हैं, एक कंपनी है एक कंपनी बी है। हाइपोथेसिस क्या है, नंबर ऑफ कैंडीज इन बॉक्स ए इज डिफरेंट देन बॉक्स बी। कोई भी हाइपोथेसिस हमने बनाना होता है, देन उसको वैलिड या इनवैलिड करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। कोई हाइपोथेसिस कुछ भी हो सकता है, टोटल रिसर्च ये होती है कि हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, देन उसको वैलिड या इनवैलिड प्रूव कर देते हैं। उसको प्रूव करने के लिए आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया, आपने स्टडी कर लिया, या आपने कोई भी फॉर एग्जांपल सर्वे किया है क्या किया। अब यहाँ पे हाइपोथेसिस क्या है, नंबर ऑफ कैंडीज इन बॉक्स ए इज डिफरेंट देन बॉक्स बी। आपको देखने में ऐसी दूसरा लग रहा होगा, लेकिन कुछ भी आप एक्सपेरिमेंट हाइपोथेसिस बना सकते हैं। अब हमने हाइपोथेसिस बनाया कि दोनों में डिफरेंट होती हैं कैंडीज के नंबर। रिलायबिलिटी इस केस में क्या मतलब होगा, रिलायबिलिटी क्या होती है कि दोबारा रिपीट करने से सेम रिजल्ट्स आने चाहिए। काउंटिंग द कैंडीज मैन्युअली इज रिलायबल ओनली इफ देयर आर फ्यू कैंडीज। अगर 3-4 कैंडीज हैं तो हम मैन्युअली करके रिलायबिलिटी, फिर हमारे रिजल्ट सेम आएंगे। जो हमने मैन्युअली खुद से कैलकुलेट किया, हमें पता है कि हमने 5 कैंडीज इस पैक में होती हैं तो 5 ही आएगा। 100+ अगर कैंडीज हैं पैक में तो मे बी इट इज हो सकता है कि 100+ कैलकुलेट वो काउंट करते करते मुझे मैंने एक गलती से कम काउंट कर दी हो या एक गलती से ज्यादा काउंट कर दी हो। तो रिपीटिंग काउंटिंग improves reliability and calculated summary statistic। एक वो summary statistic। अच्छा, यहाँ पे इस स्लाइड पे बात किया है ये एग्जांपल समझाने के लिए कि रिलायबिलिटी की, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, जब हम मैक का मेन्यू बार हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि जो कर्सर है वो मैक के मेन्यू बार पे ज्यादा तेजी से पहुंच जाता है, जो विंडो के मेन्यू बार पे ज्यादा फास्टर पहुंचता है। तो अगर हमने एक दफा जस्ट क्लिक करके रिजल्ट फाइंड आउट करके तो रिलायबल नहीं होगा। तो पहली दफा वो आ गया, दूसरी दफा चेंज हो, तीसरी दफा चेंज हो रिजल्ट। तो हम अगर ये 100+ टाइम करते हैं और देन हम उन सब का एक एवरेज लेके एक मीन जो है वो रिजल्ट कह देते हैं कि मैक पे मैक बार होने में इतना टाइम लगता है, और विंडोज का भी 100+ टाइम करते हैं और उसका एक मीन लेके कह देते हैं कि विंडोज के मेन्यू बार पे इतना टाइम लगता है, और उसकी बेस पर बता देते हैं कौन सा फैक्टर है तो वो हमारा रिलायबल होगा। सेम उसी बात को बताया गया है कि हम एक दफा नहीं करते, हम मल्टीपल टाइम करके और उसको रिपीट उसका स्टैटिस्टिक मीन या एवरेज ले लेते हैं, तो वो रिलायबल होता है। इंटरनल वैलिडिटी, suppose we weight the boxes instead of counting candies। हम कैंडीज को काउंट करने की बजाय उनके वेट ले लेते हैं। वुड द एक्सपेरिमेंट, अगर हम वेट लेते हैं तो एक्सपेरिमेंट क्या इंटरनली वैलिड होगा। अब याद करें, रिमाइंड करें कि इंटरनल वैलिडिटी का मतलब क्या था। इंटरनल वैलिडिटी थी कि किसी, आपने देखना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की इफेक्ट कर रहा है, कोई दूसरे फैक्टर्स को इफेक्ट नहीं कर रहे। अब नंबर ऑफ कैंडीज हमने फाइंड आउट करनी है। वेट करने से अगर किसी बॉक्स का वेट ज्यादा होगा, क्या होगा कि इसमें कैंडीज ज्यादा है, हो सकता है ना, हो सकता है उस बॉक्स का साइज ज्यादा, उस बॉक्स का वेट ज्यादा हो, अंदर कैंडीज कम हो सकता है कैंडीज का साइज, अंदर वाली कैंडीज का साइज ज्यादा हो, उसमें 5 कैंडीज हो, दूसरी बॉक्स में छोटी साइज की ज्यादा कर दूं। बट इफ द कैंडीज in A has different weight than the candies B, for example A में जो है बड़ी बड़ी कैंडीज है, B में छोटी कैंडीज है, but if the boxes themselves have different weight, इसका जो पैकिंग है उसका वेट ज्यादा है, उसकी पैकिंग का वेट कम है, तो ये इंटरनल वैलिड नहीं होगा अगर आप वेट कर लेते हो बॉक्सेस का, उस बेस पे कहते हो कि इसमें कैंडीज ज्यादा है और इसमें कैंडीज कम है। एक्सटर्नल वैलिडिटी, does this result apply to all boxes in the world except A and B। कोई भी कंपनी होती है उसके आपने जो रिजल्ट्स फाइंड आउट किए हैं कि किसमें आपको फाइंड आउट हुआ है कि बी में कैंडीज जो है वो ज्यादा होती है, नंबर ऑफ कैंडीज ज्यादा होती हैं इसमें, तो क्या ये पूरी वर्ल्ड में इस कंपनी के नाम से जितने भी पैक होंगे वो उन सब पे ये रिजल्ट अप्लाई होते हैं? नहीं। What do you think we should do to make it externally valid? अगर हमने इसको एक्सटर्नली वैलिड करना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, बताएं, कौन बताएगा?